मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। For donations and more information, log on to empyreanfoundation.org or contact co-founder Ambreen Khan at 202-340-5450. अब्बू ने अपनी गाड़ी को हमेशा बहुत प्यार से रखा मगर मैं भी समझता हूँ उनके लिए पाकिस्तान में नई गाड़ी ले रहा हूँ, वो भी मुल्क से बाहर बैठे बैठे। कैसे? रोशन अपनी कार के जरिए। पेश है पाकिस्तान में पहली बार खास रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए रोशन अपनी कार फाइनेंसिंग, कम तरीन मार्कअप, स्पेशल इंश्योरेंस रेट्स, क्विक डिजिटल प्रोसेसिंग, आसान अदायगी की सहूलत और प्रायोरिटी डिलीवरी के साथ आज ही लाएं अपने प्यारों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए रोशन अपनी कार, दूर रहकर भी पास। मजीद मालूमात के लिए अभी अपने बैंक से रुजू करें, शराइत व ज़वाबित लागू हैं। वेलकम टू वॉकिंग बेयरफुट। आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद और मैं हूं आपकी होस्ट नंदिता और मेरे साथ है रमेश जो इस प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं और इसके पहले सुहाना सफ़र में मैं उनका साथ दे रही थी। यू आर लिसनिंग टू सुहाना सफ़र एंड नाउ वी ट्रांजिशनड ओवर टू वॉकिंग बेयरफुट। वॉकिंग बेयरफुट में हमारे दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन स्टोरी टेलिंग और दूसरा सेक्शन माइंडफुलनेस, मेडिटेशन वगैरह के बारे में। तो आज स्टोरी टेलिंग में हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे जो नए लिसनर्स हैं उनको बता दूं कि ये कहानी है जो मैं लिख रही हूँ, इट्स अ हिस्टोरिकल फिक्शन और ये 16th सेंचुरी में हो रहा है। और अभी जो हमारे कहानी का सेटिंग है ये बंगाल बिहार के बॉर्डर पे है। एंड मैं पूरा वो नहीं दूंगी बैकग्राउंड बिकॉज एवरी टाइम आई कीप टेलिंग एंड अ लॉट ऑफ टाइम गोज इन दैट। लेकिन पुराने एपिसोड सारे रमेश के यूट्यूब चैनल, रमेश कृष्णमूर्ति यूट्यूब चैनल अगर आप जाएंगे वहाँ पे है। शायद पिछले एक दो हमने अपलोड नहीं किए हैं, बाकी सारे अपलोडेड हैं, आप वहाँ सुन सकते हैं। तो इतना सा बता दूं सो दैट यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी का जो कैरेक्टर अभी बोल रहा है, he is a 14-year-old boy from the fishing community of Sylhet and he has been traveling with a wandering monk और a wandering sage के साथ वो यहाँ तक आ गए हैं। First he went through different parts of Bengal and now they have crossed the border of Bengal and they have entered Bihar। और ये वो समय है जब if you look at the politics of India, it's the time when Humayun had just come to the throne and he was facing a lot of opposition from the Afghan nobles. Before Babur and Humayun, the Lodhis were Pathans or Afghans and they were trying to overthrow the Mughals and re-establish the rule of Pathans. तो इतना सा बैकग्राउंड देके मैं ये हम माधव के आवाज में सुन रहे हैं and they are going to go to a place which is totally new. Just be open to the imagination, try to see the scene as much as you can. थोड़ी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी क्योंकि लंबी कहानी है, लेकिन try to be with the story as much as you can and you will get most of it. तो यहाँ शुरू करें हम कहानी को। दूर लाल रंग के पहाड़ नजर आ रहे थे। कापालिक बाबा बोले, वो देखो लाल पहाड़ी। पहले यहाँ बहुत से मंदिर थे, दूर दूर से लोग आते थे। आजकल यहाँ टूटे फूटे मंदिरों में कापालिक साधु और गांवों से कुष्ठ रोगियों को जो निकाल दिए जाते हैं वह रहते हैं। एक मंदिर रह गया है जहां अब भी काल भैरव और तारा माँ की पूजा अर्चना होती है। नाव से उतरने के बाद काफी दूर चलना पड़ा।
फिर पहाड़ों में छिपी घाटी नजर आई, कुछ तंबू और उनके बाहर बंधे घोड़े। इनके अलावा दूर दूर तक आबादी की कोई नामो निशानी नहीं थी। जब तक हम पहुंचे सूरज डूबने लगा था। कापालिक बाबा ने मेरे और साधु बाबा के सोने का इंतजाम एक टूटे मंदिर के आंगन में कर दिया। बोले, आंगन के दूसरे तरफ कुष्ठ रोगी सो रहे हैं, घबराओ नहीं, ये रोग इतनी आसानी से एक से दूसरे को नहीं फैलता। हम कापालिकों का इनके साथ रोज का मेलजोल है, हम में से कोई संक्रमित नहीं हुआ। साधु बाबा बोले, हाँ, गलते हुए नाक और चेहरे, बिन उंगलियों के ठूंठ जैसे हाथ पांव, विकृत बदन, आम आदमी देखते ही मुंह फेर लेते हैं, डर जाते हैं, इन्हें गांवों से निकाल देते हैं, लेकिन इनके अंदर बसे भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कई कुष्ठ रोगियों की सेवा की है, इनमें ईश्वर की प्रबल ज्योत को महसूस किया है। कापालिक बाबा बोले, हाँ, इनमें से कई आध्यात्मिक रूप से विकसित हैं। लाल पहाड़ी के ऊपर खंडहरों में बौद्ध भिक्षुक अश्वारोही बाबा रहते हैं। कोड़ में उनके हाथों और पैरों की उंगलियां चली गई, आंखों की ज्योति भी क्षीण है। एक घोड़ा और एक गाय के साथ अकेले रहते हैं। घोड़े पर सवार वो 5-6 महीने में एक बार नीचे उतरते हैं, बाकी का समय ऊपर ही ध्यान, धारणा, समाधि में बिताते हैं। उन्हें भूत और भविष्य देखने की सिद्धि है। आसपास के राजा, जमींदार, व्यापारी उनसे मशवरा करने, अपने परेशानियों का हल पूछने आते हैं। इसके बाद दोनों बाबा तंत्र साधना की बातें करने लगे, जो मेरी सहमत के बाहर थे। मैं जल्दी गहरी नींद में सो गया। नींद खुली तो लगा जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। मेरे से कुछ दूरी पे कोड़ियों का दल बैठा आपस में बातें और हंसी मजाक में व्यस्त था। उनके चेहरे और शरीर के रिश्ते घाव देख घृणा और भय से मैं सिहर उठा। इतने सारे कोड़ियों को मैंने कभी साथ नहीं देखा था। मुझे इस बात से अचरज भी हो रहा था कि उनके हाव भाव में ग्लानि या परेशानी नहीं थी, मानो उन्हें अपनी विकृति का अंदाज ही न हो। मेरे भाव भंगिमा से शायद वो मेरी मनोस्थिति भांप गए। उनमें से एक बोला, कापालिक बाबा और उनके साथी बाबा शिविरों की ओर गए हैं। वो जो पगडंडी दिख रही है ना, उस पे चलते जाओ, कुछ देर में वहां पहुंच जाओगे। शिविर तक पहुंचा तो देखा पेड़ों के बीच खुले मैदान में करीब 25 लोग जमा थे। जमीन को साफ कर चटाई बिछाए गए थे। लोग उन पे बैठ आपस में बातें और बहस कर रहे थे। जाहिर था कि सब शेर खान की राह देख रहे थे। ये शेर खान जो है, यही फ्यूचर में शेर शाह सूरी, जो ही बिकेम वन ऑफ द रूलर्स, उन्होंने सुर डायनेस्टी को बनाया, विच वॉज सुर डायनेस्टी वॉज इन बिटवीन द मुगल्स। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर बीच में 15 साल शायद सुर डायनेस्टी आया, एंड अगेन हुमायूं केम बैक। तो ये शेर शाह सूरी वॉज द वन हु फाउंडेड द सुर डायनेस्टी। तो उनकी कहानी अभी पूरी आएगी इसमें, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पहुंचा तो देखा पेड़ों के बीच खुले मैदान में करीब 25 लोग जमा थे। जमीन को साफ कर चटाई बिछाए गए थे। लोग उन पे बैठ आपस में बातें और बहस कर रहे थे। जाहिर था सब शेर खान की राह देख रहे थे। दूर घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देते ही सब चौकन्ने हो गए। 5 मर्द घोड़ों से उतरे। उनमें से शेर खान को पहचानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। गोरा रंग, रौबीला चेहरा, घनी भौहें और घनी दाढ़ी, उनके माथे की लकीरें और आंखों के रुख में कोई तो बात थी जो औरों से अलग थी। एक सज्जन ने उनके गले में फूल की माला पहनाई। लोग शेर खान की जय जयकार करने लगे। उनके और उनके साथियों के लिए आसन बिछाए गए। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा था। शेर खान के हाव भाव से लगता था कि उन्हें इस आवभगत में दिलचस्पी नहीं है। वे बेचैन लग रहे थे, मानो बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहे हों। कुछ देर पहले का कोलाहल चुप्पी में बदल गया था। सिर्फ पंछियों के चहचहाने और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, मानो सबकी जुबान पे ताला लगा हो। आखिर एक सज्जन ने गला खंखारते हुए कहा, पठान एकजुट हो रहे हैं महमूद लोधी को दिल्ली में स्थापित करने के लिए। हम यहाँ जमा हुए हैं मिथिला, दरभंगा, भोजपुर, यहाँ तक के जौनपुर से सरपंच, चौधरी, ठाकुर, सेठ, हम सबको आप पर भरोसा है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की मिल्कियत आपके पास हो। लोग शेर खान के मुंह से आश्वासन सुनने को बेताब थे।
पर वो चुप रहे। कुछ देर बाद उनके एक साथी ने कहा, अश्वारोही बाबा दिखाई नहीं दे रहे, हम खास तौर पे उनसे मिलने आए हैं। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को पता नहीं था कि शेर खान अश्वारोही बाबा से मिलने आए हैं। लोग आपस में फिसफिसा रहे थे, अश्वारोही बाबा तक शेर खान के आने की खबर कैसे पहुंचाई जाए। पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता दुर्गम है, हमारे घोड़े नहीं चढ़ पाएंगे। बाबा का घोड़ा बलाहक ही इस रास्ते को तय कर सकता है। अचानक कापाली बाबा बोले, वो देखो, दूर पहाड़ में लाल धूल नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था धूल का रेला पहाड़ से नीचे की ओर चला आ रहा हो। कुछ देर बाद धूल के बादल के अंदर सफेद घोड़े पर सवार घुड़सवार नजर आया। शेर खान और उनके साथी आसन से उठ खड़े हुए। उनको देख बाकी लोग भी खड़े हो गए। कापालिक बाबा बोले, अश्वारोही बाबा की जय, बाबा के घोड़े बलाहक की जय। बाकी लोग भी जय जयकार करने लगे। जब अश्वारोही बाबा का घोड़ा सभा के पास पहुंचा, शेर खान ने खुद उन्हें घोड़े से उतारा। बाबा की नाक असाधारण रूप से फैली हुई थी, कोड़ से गली। उनके कान और चेहरे के घाव रिस रहे थे, लेकिन शेर खान को उनके इन विकृतियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बड़े आदर के साथ उनका हाथ पकड़ वो उन्हें अपने आसन तक ले गए, उन्हें अपने आसन पे बिठाया और खुद उनके पैरों के पास बैठ गए। अश्वारोही बाबा हंसते हुए बोले, फरीद। शेर खान का एक्चुअली ओरिजिनल नाम फरीद खान है। शेर खान जो ये नाम है उन्हें बाद में दिया गया था और ही अडॉप्टेड द नेम ऑफ शेर खान। अश्वारोही बाबा हंसते हुए बोले, फरीद, मुझे पता था तू मुझसे मिलने आ रहा है। तेरा घोड़ा मेरे डेरे तक पहुंच नहीं सकता, इसलिए मैं खुद ही उतर आया। शेर खान बोले, हम पुश्तैनी घोड़ों के सौदागर हैं, बहुत घोड़े पाले पोसे खरीदे बेचे, लेकिन आपके बलाहक जैसा घोड़ा आज तक नहीं देखा। बाबा हंसने लगे, बोले, ये घोड़ा तुम देख रहे हो, ये घोड़ा नहीं, ये तो बहरूपिया है। कभी गरुड़ बन मुझे सितारों की सैर करा आता है, कभी कछुआ बन मुझे नदी के तल तक घुमा लाता है। शेर खान बोले, बाबा, आज से कई साल पहले आपने मुझे जौनपुर जाने की सलाह दी थी। मैं वहां के सूबेदार के पास नौकरी में लगा, मदरसे में दाखिल हुआ। आपके इस सलाह के लिए मैं आभारी हूँ। अश्वारोही बाबा जोर जोर से हंसे। उनके हंसने में जाने कैसा जादू था, दिल हल्का हो गया। बाकी लोग भी शायद राहत महसूस कर रहे थे। सबके चेहरे पे मुस्कान छा गई। बाबा बोले, पिछली बार जब तुझे देखा था तब तेरा चेहरा चिकना और मुलायम था, हल्की मूंछ की रेखा पनप रही थी। अब तेरे चेहरे के बालों में सफेदी झलक रही है। उस दिन भी तू परेशान था, अपने बाप से नाराज था, तेरी सौतेली माँ के रंगे बाप के बारे में परेशान था। तुझे लग रहा था कि तेरा बाप तेरे और तेरी माँ के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इतने बरसों बाद आज तू मिला, आज भी तू परेशान है। तू ये कहता रहा कि पठान एकजुट हो जाएं तो मुगलों को हिंद से खदेड़ सकते हैं। अब जब सचमुच पठान एकजुट हो रहे हैं और उन्होंने अपना नेता महमूद लोधी को बनाया, तुझे ये बात फूटी आंख नहीं सुहा रही। तुझे न तो इन पठानों के संगठन पर भरोसा है, न उनके नेता पर। शेर खान बोले, बाबा, आप दिव्य ज्ञानी हैं, मैं कश्मकश में हूँ, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाबा बोले, ये कश्मकश तो बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत तेरे जन्म से कई दशक पहले हुई, जब तेरे दादा हिंदुकुश के तलहट छोड़ हिसार की वादियों में आ बसे। रोह में घोड़ों का सौदा करने वाला इब्राहिम सूर 50 घुड़सवार वाला जागीरदार बन गया। जायदाद और रियासत की मुराद तेरे खानदान में पनपने लगी। तेरे दादा और तेरे बाप की कामयाबी का संबल था वफादारी। ताकतवर रियासतदारों का साथ दे वे 50 से 500 सवार वाले बने। पर तेरी नजर बहुत ऊंची है। तू कम उम्र में ही समझ गया कि तेरे दादा और बाप के रास्ते पर चल तो हजारों घुड़सवारों वाला बन सकता है, लेकिन रियासत का मालिक नहीं। ये बोल बाबा एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगे। बोले, तेरी नजर तो पूरे देश की मिल्कियत पर है। तुझे पठानों में अपने सिवा कोई नहीं दिख रहा जो इस मुल्क को संभाल सके।
शेर खान की आंखों में एक अजीब चमक थी। बोले, आपकी आंखें जो निर्जीव प्रतीत होती है, किस तरह सब देख लेती है। सच है कि मैंने जौनपुर में जमाल खान, चुनार में ताज खान सारंग खानी कानी, गाजीपुर में नासिर खान नुहानी, आगरा में दरिया खान, बिहार में बहार खान नुहानी, यहाँ तक कि दिल्ली में बाबर तक की नौकरी करके देखा। कोई नेता, कोई सरदार, कोई अधिनायक नहीं दिखा जिसमें इस देश का संचालन करने की काबिलियत हो। अपने सिवा। बाबा एक बार फिर हंसे। बोले, किसी के पास टिक नहीं पाया तू, अपने बाप के पास भी नहीं। उसकी फरियाद लेकर तू तो सुल्तान इब्राहिम लोधी तक पहुंच गया। उसे कठपुतली कहा, उसे अपने बाप को तूने कठपुतली कहा जिसे तेरी सौतेली माँ उंगलियों पर नौचा रही है। उस लौंडी को आप मेरी माँ न बोले, वो चुड़ैल है। मेरी माँ की दासी थी वो, जिसे चंद सिक्कों में हम खरीद लाए थे। जाने क्या जादू कर दिया उसने मेरे बाप पर। बाबा बोले, वो भी तो तेरी ही तरह खुदपरस्त है, तेरी नीयत भाप गई। बाबर की तरह तेरे पेशानी की लकीरों में उसे भी राजयोग दिख गया था और तेरे आकांक्षाओं के विस्तार से वो घबरा गई थी, बाबर की ही तरह। तो यहाँ पे ये जो वो है, when he was working for some time with Babur, Babur became very insecure and he had to leave that army and run away because Babur got a feeling कि this guy is षड्यंत्र बनाने वाला है। नहीं, ये जो है ये राजयोग रखता है, ये एक दिन हाँ, he can be a troublemaker। शेर खान बोले, आप मुझे खुदपरस्त कह रहे हैं। ये माना कि मैं कोई मलक नहीं, यानी कि मैं कोई एंजल नहीं। ये भी माना कि मैं मालिक बनने के ख्वाब देख रहा हूँ। तो कई बार शेर खान के बारे में कहा जाता था कि वो मलक नहीं मालिक हैं, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट यूज किया। ये माना कि मैं मलक नहीं, ये भी माना कि मैं मालिक बनने के ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन ये ख्वाब सिर्फ मेरा तो नहीं। देखिए इस सभा में चौधरी, ठाकुर, सेठ बैठे हुए हैं। ये सब सालों से परेशान है इस देश की व्यवस्था से। इन सबको एक बलवान मालिक चाहिए। बाबा हंसते हुए बोले, बेवाओं की खिदमत से आज तो बहुत से रियासतों का मालिक बन बैठा है। बिहार, चुनार, गाजीपुर, रीवा, कई मन सोना है आज तेरे पास, और ये सब तूने बिन तलवार उठाए हासिल किया। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि ही मैरिड अ लॉट ऑफ विडोज, जो पठान विडोज थे ना, और ही टुक लाइक जो बिहार में बहार खान नोहानी की जो विडो थी, शी गेव हिम द एस्टेट टू टेक केयर ऑफ। फिर चुनार की विडो से उन्होंने शादी किया। इस तरह से ही गॉट अ लॉट ऑफ एस्टेट। द फर्स्ट कंसोलिडेशन ही वाज डूइंग वाज बाय मैरिंग दीज विडोज और गेटिंग आइदर मैरिंग और गेटिंग देयर प्रॉपर्टी विथ हिम, देयर ट्रस्ट, विनिंग देयर ट्रस्ट। बेवाओं की खिदमत से आज तो बहुत से रियासतों का मालिक बन बैठा है। बिहार, चुनार, गाजीपुर, रीवा, कई मन सोना है आज तेरे पास, और ये सब बिन तलवार उठाए हासिल किया तूने। तेरी मोटी चमड़ी में मेरा तुझे खुदपरस्त कहना चुप कैसे गया? हिंद का मालिक बनना है तो अपनी चमड़ी को गैंडे की तरह बना। फिर बोले, सुन, हुमायूं और पठानों की इस लड़ाई में ना तू अपना समय बर्बाद मत कर। चुनार के गढ़ में जा छिप। इस बार जीत हुमायूं की होगी। पठान इस हार के बाद अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तू हुमायूं से सुलह कर लेना। तेरे पास जो इलाके हैं उन्हें संभाल। अगले दशक में हिंद का ताज तेरे सिर पर होगा। शेर खान बोले, बाबा मेरी उम्र 45 हो गई है, 10 साल में तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। हिंद का सुल्तान बन मुझे बहुत से काम करने हैं, बहुत से सुधार करने हैं। क्या मुझे पर्याप्त समय मिलेगा? बाबा हंसे, हा हा हा। बाबा के अट्टहास से घाटी गूंज उठी। बोले, सब्र करना सीख। नियति के खेल का हर अंजाम तू पहले से जानना चाहता है। इतना बता दूं कि तू न तो शत्रु के वार से मरेगा, न गद्दारों के छल कपट से। न तेरी मौत बुढ़ापे से होगी, ना किसी रोग से। और ये भी सुन, तू रास्ते भी बनाएगा, उनके किनारे सराय भी। डाकू और लुटेरों पर काबू भी पाएगा। संदेशा पहुंचाने के नए जरिए होंगे तेरे सल्तनत में, लेकिन मंजिल तुझे हमेशा दूर ही लगेगी। ख्वाब तुझे हमेशा अधूरे ही लगेंगे। चलो आज के लिए
यहीं पे कहानी ख़त्म है और अगले बार जैसे हम बनारस की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे शेर खान का एक छोटा सा स्केच मिल जाता है बिफोर ही बिकेम शेर शाह सूरी और बिफोर ही फाउंडेड. सो दिस इज़ द टाइम जो हम डिपिक्ट कर रहे थे या लिख रहे हैं. दिस इज़ द टाइम बिफोर, एट दिस टाइम ही इज़ beginning to gain a lot of power. He is having a lot of areas under him, which he has mostly gained by marriage and alliances or gaining the trust of widows. But he is already becoming a power to reckon with. और ये भी हमने देखा कि शेर खान जो है he is having a strong ambition to become the ruler. But at this time he doesn't have enough supporters amongst the Pathan, so he cannot. वो लोग सब महमूद लोधी के पीछे रैली कर रहे हैं and he doesn't have anyone who is trying to see him as the next leader. तो अगले बार हम यहाँ से